हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबके अपनी एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उस तैयारी के अंदर मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक जो हमारे एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स में आया है। तो उस थ्योरी टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे। इस थ्योरी टॉपिक के अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। एक्चुअली मैं बताऊं तो मैं आपको ये वो पार्ट है जो कभी आप अपनी 11th क्लास के अकाउंट्स की बुक में पढ़ा करते थे। तो कुछ कुछ बातें वहां की हैं, कुछ और नई बातें भी हैं, तो उन सबका डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा वीडियो आप सबके रिगार्डिंग, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए फाइनल टच, देखो आप सब कुछ कर चुके हो, आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स कर चुके हो, आप एएस कर चुके हो, एग्जाम के लिए पैटर्न समझ में आ चुका है, मॉक टेस्ट पेपर में एग्जाम कैसे आने वाला है वो भी हमें पता चल चुका है। अब बस हमें फाइनल रिविजन करके अपने एग्जाम को लिखने बैठना है। अब उसके अंदर मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह का कोई भी लास्ट टॉपिक भी छोड़ के जाएं। तो प्लीज हो सके तो इसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा। ये 5 मार्क्स में जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब कि 5 मार्क्स के अंदर वो आराम से आपको मिल जाएगा। असर हमें क्या सारा करना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए। हाँ बेटा, देखो आपको पहला पेपर है, पहले अटेम्प्ट के अंदर हो सकता है कि कुछ भी पार्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। जब सीए इंटर में 18 में पहली बार पेपर आया था ना, तब भी इसके अंदर से एक टॉपिक निकल के आया था और वो बहुत ही आसान टॉपिक था। और ऐसे ही कुछ टॉपिक अभी भी वही हैं जो रिपीट हुए हैं, बीच बीच में एग्जाम में भी आए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आइए आपके साथ हम सीधे चलते हैं कि टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम क्या है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, यस, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा सर, ये फ्रेमवर्क वाला टॉपिक जो आईसीए मॉड्यूल में था, हाँ बिल्कुल वही वाला टॉपिक है। और यही आपके लिए थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको कराया जा रहा है, ताकि आप इसको अपने पास लास्ट मोमेंट में कंप्लीट करके एक बार देखेंगे तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो 5 मार्क्स बिल्कुल छोड़ने नहीं है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए इस टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बच्चों, पहली बात तो है क्या फ्रेमवर्क हमारे लिए क्या है, हमें ये बात समझनी होगी। फिर उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर कवर किए जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे, और एक दो प्रैक्टिकल टॉपिक जो हैं उनके बारे में बात होगी। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन से समझना शुरू करते हैं। यहां पर क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स or any other accounting guidelines need a foundation of underlying principles. Accounting Standard Board of ICAI issued a framework in July 2000 which provides a fundamental basis for development of a new standard or also for review of existing standards. आप समझे मेरी बात को। यहां पर कहने का मतलब यह है कि आप कोई नया स्टैंडर्ड लाना चाहते हैं या किसी पुराने स्टैंडर्ड को रिव्यू करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और वो प्रिंसिपल जो है फ्रेमवर्क के थ्रू आपको मिलेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो प्रिंसिपल एरियाज कवर्ड किए जा रहे हैं बाय थ्रू फ्रेमवर्क, वो क्या क्या है। हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम कौन कौन सी अजम्पशंस, याद है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, वो अजम्पशंस हमारे पास हैं। उसके अलावा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी वैल्यू पे दिखाए जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। तो इन सब में से कोई एक टॉपिक 5 मार्क्स में, या फिर जो सबसे लास्ट का टॉपिक है वो प्रैक्टिकल टॉपिक की तरह फॉर्म में बन जाता है। तो ये आपके एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 मार्क्स में शायद आपको देखने को मिले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा उन टॉपिक्स पे आते हैं जो आपके काम के हैं और आपको हेल्प करेंगे एग्जाम पर्पज से थ्योरेटिकली। तो लीजिए, आइए सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास कितने तरह की होती हैं। जब हमने अपने पास स्टेटमेंट्स, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे नाम बताए थे। बैलेंस शीट थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस था, कैश फ्लो स्टेटमेंट था, उसके अलावा नोट्स टू अकाउंट थे। तो सर क्या वही कंपोनेंट्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल वही कंपोनेंट्स होते हैं, अलग से कुछ नहीं है। तो देख लीजिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, टुगेदर विद नोट्स, statement, yeah, the statement of changes in equity and other explanatory material that form integral part of financial statements. तो इन्हीं को एक्सप्लेन करना है कि जी बैलेंस शीट में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या होता है। अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट के अंदर हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम जाते हैं और डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से पता चलेगी, और हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना पैसा इनफ्लो आउटफ्लो किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से या फिर फाइनेंस एक्टिविटी से आ रहा है, वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। और इन सबको बनाने में जो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी नोट्स की, वो नोट्स भी यहां पर कवर किए जाएंगे। तो इसका मतलब कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ खास चीजें नहीं, हमारी वही पुरानी बातें, हमारी बैलेंस शीट, हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन है। तो आप इसको सिंपल रीडिंग से जाइएगा, क्योंकि इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको सिर्फ एक बार रीड करना होगा और उसके बेसिस पर क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो वहां से कवर कर लिया जाएगा। ऑल्दो मुझे इस वाले टॉपिक की उम्मीद नहीं है, ट्रूली वेरी ट्रूली मैं आपको बोलूं कि इनसे टॉपिक आएगा, नहीं, कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें 11th क्लास में कवर हो चुकी होती हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हम 11th में इग्नोर कर देते हैं, शायद वो यहां से फिर भी पूछी जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन क्या मतलब जो पिछले अटेम्प्ट थे, उन वक्त उनके टाइम पर क्या क्या चीजें एग्जाम में आई हैं, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता के चलूंगा। तो अकॉर्डिंगली आप उस पर फोकस करिए। चलिए जी, उसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। लेंडर्स हैं, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है और पब्लिक है। तो ये वाले सारे के सारे आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट यूज के पर्पज से इनको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूसेज किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए क्या होगा। इन्वेस्टर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, उस पैसे से कितना रिटर्न वो वापस ले पा रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि उसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है बिजनेस की। आप देखते हैं ना आजकल शार्क टैंक, शार्क टैंक के अंदर जो शार्क्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस कैसे मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ये आइडिया लगाना कि क्या मैं अपना पैसा वापस निकाल भी पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, कितने टाइम में निकाल पाऊंगा, बिजनेस की ग्रोथ क्या है, ये सारी बातें। सिमिलर बेसिस पे एम्प्लॉयज का कंसर्न क्या है। भाई देखो, जितना अच्छा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी, उतना अच्छा एम्प्लॉयज के लिए भी बेनिफिट होगा। कंपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देती है, अपने प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बोनस भी करती है। तो ये सब चीजें एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है। लेंडर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का बहुत मैटर करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। सप्लायर के लिए, क्रेडिटर्स के लिए कितना क्रेडिट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग देना चाहिए, कस्टमर्स को कितना प्राइस पड़ने वाला है, ये सब चीजें। गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए बात कर रही है, पब्लिक अपने एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए पूछ रही है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए। मैं इससे भी क्वेश्चन कोई खास एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स का आईसीआई, देखो ये सारा सारा पार्ट आईसीआई मॉड्यूल का है, तो आप आईसीआई पर्पज से इसको रीड कर सकते हैं। मैं इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पहले भी आते थे। इसमें मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, यहां पर ये सब के सब चीजें वही हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो आप बेफिक्र होकर इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, रीडिंग इज मोर देन इनफ। उसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक फिर से हमारे बचपन का, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। और 3 तरह के हुआ करते थे, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी को लेकर हमने AS1 में भी डिस्कशन किया और उसके बारे में डिटेल में लिखा भी हुआ है। लेकिन मैं गोइंग कंसर्न के बेसिस पर आईसीआई में दिए गए एक मॉड्यूल, एक क्वेश्चन की बात करूंगा, क्योंकि वो एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो हम गोइंग कंसर्न के बारे में जान ले पहले। क्या था मतलब गोइंग कंसर्न का? सर, गोइंग कंसर्न का मतलब था हमारा बिजनेस जल्दी बंद हो जाएगा? नहीं, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हमारे को बिजनेस को बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस बंद हो और चलता रहे चलता रहे चलता रहे, लॉन्ग टर्म फॉरसेबल फ्यूचर हमारी बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। तो इसका मतलब सर हर बिजनेस पे गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल होता होगा? बेटा याद करो, AS1 में क्या पढ़ा था कि अगर आपके बिजनेस पे गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है तो ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली अगर आपके बिजनेस में फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस एप्लीकेबल हैं तो ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस एप्लीकेबल नहीं है तो ये बातें आप अपने नोट्स में स्पेसिफाई करते थे। तो वहीं पर गोइंग कंसर्न के बारे में भी स्पेसिफिकेशन थी और उसी के बेसिस पर आईसीआई ने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये एग्जाम में मिलेगा 5 मार्क्स के अंदर। इससे ऊपर की वेट वर्थ नहीं है, 5 मार्क्स में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, एक बार आप इसको पहले पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल 1 आपके सामने है। अगर अपनी बुक आप खोलकर बैठे हैं तो बुक के अंदर पेज नंबर 24 पर ये एग्जाम्पल है, वहां से निकाल लीजिए। एक बार जल्दी से आप इसको रीड कर रहे हैं, रीडिंग के बेसिस पर फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लीज चेक करिएगा।
हाँ जी बच्चों, क्या आप सबने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है? आइए एक बार मेरे साथ पढ़ते हैं। अब देखिए, एक बैलेंस शीट दी हुई है एक ट्रेडर की, जिसके अंदर लायबिलिटीज में कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, 10% लोन, ट्रेड पेबल्स, फिक्स एसेट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेफर्ड कॉस्ट और बैंक का बैलेंस है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि रिमेनिंग लाइफ ऑफ फिक्स एसेट इज 5 ईयर्स। हमारे पास जो एसेट है वो 65,000 का है और वो 5 साल चलेगा। द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ द एसेट इज इवन, यानी कि हर साल एसेट को सिमिलरली यूज किया जा रहा है। एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, अगर आज एसेट को बेचा गया 31 मार्च 12, ये 31 मार्च 11 की डेट है, 31 मार्च 12 है, तो अगर आज एसेट को बेचते हैं तो 60,000 का बिक जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई है ऐसी? क्योंकि आगे जाकर अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आपको मिला होगा कि इस बिजनेस के ऊपर अगर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, और अगर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। अब बड़ी सिंपल सी बात सुनिए, अगर एक बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है, मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्लीकेबल है, तो मैं 65,000 को 5 इयर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन करूंगा और 13,000 का डेप्रिसिएशन लेस करके 65 माइनस 13 कितना बचेगा? 52 अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा और 13 प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा, जो कि हम नॉर्मली करते आते हैं। लेकिन अगर मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं चलने वाला है, मतलब गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, तो फिर तो मैं इसे बेचने के लिए रख के बैठा हूं। तो फिर मुझे चाहिए 60,000 की वैल्यू, और 65 की 60 की हो जाएगी, तो इसका मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 5,000 का। अच्छा, मतलब सर दोनों चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। हाँ, आपको अब डबल कॉलम में केस 1 और केस 2 के हिसाब से चलना होगा कि अगर केस 1 है गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है तो डेप्रिसिएशन है जी 13, बैलेंस बच गया 52, और अगर सेकंड केस है तो डेप्रिसिएशन है जी 5 और बैलेंस बच गया 60। आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर आपके पास डेप्रिसिएशन 13,000 और 5,000, और जो बैलेंस शीट में एसेट वैल्यू आ रही है 52 और 60। ऐसे करके हर एक एक पॉइंट का आपने डिफरेंशिएशन करना है केस 1 और केस 2 के बेसिस पर। केस 1 कहां था? ये देखिए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द ट्रेडर आर शोन बिलो इन 2 केसेस, दैट इज फर्स्ट केस इज अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न एंड नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। तो अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हर चीज रियलाइजेबल वैल्यू पे पहुंच जाएगी और उसे उसके हिसाब से उसका खर्चा, उसकी इनकम और उसको बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? आइए आगे दिखाता हूं और क्या पॉइंट बोले हैं। ट्रेडर की परचेज दी है, सेल्स दी है इस साल की 4 लाख और 4.5 लाख। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर ये इस साल की परचेज है, ये खत्म हो जाएगी। ये नॉर्मल 4 लाख की परचेज दोनों केसेस में आ जाएगी, 4.5 लाख की सेल दोनों केसेस में आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है। आपका स्टॉक 32 पे है, विच एवर इज लोअर। आप जानते हैं आपका स्टॉक हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आता है, तो 32 और 40 के अंदर लोअर 32 रहेगा, तो यहां पर 32,000 पे रहने वाला है। और केस 2 के अंदर आपको बेचना ही है तो यहां पर वो 40,000 रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाया जाएगा, ना कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। तो आप देख सकते हैं आपके पास स्टॉक का वैल्यूएशन अपने आप किस पे आ गया? नॉर्मल केस है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं होगा तो इन दैट केस आ जाएगा एनआरवी के ऊपर। और सर जो ओपनिंग स्टॉक है वो कौन सा बेटा? वो जो लास्ट ईयर का था ना, ये वाला 30,000, ये वो वाला शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 30,000 30,000, और यही 32 और 40 आपके पास कहां आ रहे होंगे? आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी आ रहे होंगे 32 और 40। ऐसे करके हर एक एक पॉइंट का अलग अलग ट्रीटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंसेस दिए हुए हैं पूरे साल के लिए 14,900, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, 14,900 आप यहां दिखा दीजिए नॉर्मल तरीके से। उसके बाद आपके पास है जी डेफर्ड कॉस्ट इज अमोर्टाइज इक्वली 4 इयर्स। अगर गोइंग कंसर्न है तो डेफर्ड जो आपका डेफर्ड कॉस्ट है वो 4 साल में अमोर्टाइज होगा। डेफर्ड कॉस्ट कितना था जी? 10,000। 10,000 को 4 में डिवाइड करिए, पहले साल कितना बन जाएगा? 2,500। वैल्यू कितनी बच जाएगी? 7,500। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो पूरा का पूरा 10,000 एक ही बारी में राइट ऑफ, और यहां बैलेंस कितना बच गया? नील। समझ रहे? तो आपके पास डेफर्ड को राइट ऑफ करने के लिए डिटेल वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है। जितना जितना जिस साल में होना है उतना कर दिया, उसके अलावा बचा हुआ बैलेंस शीट में चला गया। और जो 10,000 का अमाउंट था पहले दूसरे वाले केस के अंदर वो पूरा जाएगा, क्योंकि आपके पास गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। आइएगा उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में, डेटर्स 31 मार्च 12 को 25,000 के हो चुके हैं, जिसमें से 2,000 डाउटफुल हैं, एंड कलेक्शन ऑफ अनदर 4,000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल रीइंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाइड टू द कस्टमर। देखो हमारे पास ओपनिंग में डेटर 20,000 के हैं, बट वो पुराने हैं,
इस वक्त पर 31 मार्च की बैलेंस शीट के लिए आपके पास डेटर कितने आने वाले हैं? वो है जी 25,000। 25,000 में से कितना डूबने वाला है? 2,000, यानी कि आपका बैलेंस कितना बच जाएगा? 23,000। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट में आएगा 23,000 आएगा नॉर्मल केस में। लेकिन अगर आप बिजनेस को बंद करने वाले हैं तो जो 4,000 और डूबने वाला है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और 19 पे लाना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास पहले केस में 2,000 का नुकसान और दूसरे वाले केस के अंदर आपका 6,000 का नुकसान, 2 + 4 एडिशनल वो भी आ गया है। समझ रहे हो? तो पॉइंट समझो, गोइंग कंसर्न है या गोइंग कंसर्न नहीं है, दोनों बातों को ध्यान में रख के डिसाइड किया है। उसके अलावा आपके पास और कौन से पॉइंट बचे? क्लोजिंग ट्रेड पेबल 12,000 के, विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट। तो अगर आप क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को अभी सेटल कर देते हैं तो वो 5% का डिस्काउंट देंगे। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो सेटल क्यों करना है? फिर तो आपका ट्रेड क्रेडिटर 12,000 पर ही शो होगा, उसके ऊपर कोई अलग से डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे अभी सेटल करेंगे गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हुए, तो 5% का डिस्काउंट 600 रुपए मिल जाएगा। क्रेडिटर बुक्स में आ जाएंगे 11,400 के, और यहां पर क्रेडिटर कितने के डिस्प्ले आपका डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा एक तरह से 600 रुपए का। समझ रहे हैं पॉइंट्स को? ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो टिक कर चुके हैं ऑलरेडी आप। उसके अलावा क्या बचा है जी? कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 37,100, दोनों ही केसेस में यही रहेगा 37,100 37,100, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। उसके अलावा आपके पास क्या बचा है? देयर इज अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी फॉर द लोन। हमारे पास लोन था क्या क्वेश्चन में? यस, 35,000 का लोन था। 35,000 का लोन अगर मैं अभी पे करूंगा तो मुझे पेनल्टी और देनी पड़ेगी, यानी कि 35 की जगह 37,500 जाएगा। और अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा हूं तो मेरा लोन मेरे 35,000 पे ही शो होता रहेगा, और यहां 37,500, यहां कोई पेनल्टी नहीं, यहां 2,500 की पेनल्टी आ गई। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा हो गया। और इसके अलावा क्वेश्चन ने और कुछ बोला? जी नहीं, और कुछ नहीं बोला। पुराना कैपिटल कितना था? 60। पुराना प्रॉफिट कितना था? 25,000। तो कैपिटल वही 60 आ था पुराना, और 22,200 कमाया तो 47,200 आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर मैच कर जाएगी। अगर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है तो, गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं है तो, इस तरह से। जरूर फोकस कीजिए, ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। तुमने बहुत बार पढ़ रखा है, बिल्कुल सही पढ़ रखा है आप लोगों ने। अक्रूवल का मतलब क्या था? ट्रांजैक्शन को जब पेमेंट करेंगे या पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई ड्यू बेसिस पर, रिस्पेक्टिव ऑफ पैसा आया या नहीं आया, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो अक्रूवल बेसिस को लेकर अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पे होती है, ना कि रिसीड या पेड बेसिस पर। तो अक्रूवल बेसिस वही है पुराना, उसमें कुछ नया नहीं है। आप रीड करना चाहते हैं कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग छोटे से एग्जाम्पल भी दिए हैं, सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग पर्पज से करना हो तो कर लीजिए कि जी कैश बेसिस में क्या होगा और अक्रूवल बेसिस में क्या होगा, दोनों के बारे में बताया हुआ है। कैश बेसिस के अंदर हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिनका पैसा एक्चुअली आया, भले ही किसी भी ईयर का आया हो, चाहे अगले साल का चाहे पिछले साल का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अक्रूवल की बात कर रहे हो तो सिर्फ करंट ईयर की बात की जाएगी, और करंट ईयर में पैसा इस साल का बनता होगा तो लिया जाएगा, वरना वो भी नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि अगर मैंने इस साल में 1,00,000 रुपए कमाया और मुझे 70 मिला, तो मेरे लिए 1,00,000 ही मेरी इनकम है, 70 मिला है तो इसका मतलब 30,000 में आउटस्टैंडिंग बुक कर लूंगा। लेकिन अपने पास अगर मेरे को 70 ही मिले, 70 ही कमाए, तो मेरी इनकम 70 रहेगी। मुझे देखना होगा कि आपके पास अक्रूवल बेसिस पर कितनी इनकम एक्चुअली बनती है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो वो है हमारे लिए क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब था कि अगर आपने कोई प्रिंसिपल, कोई रूल्स, कोई मेथड, कोई फॉर्मूला यूज करना शुरू किया है तो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए एवरी ईयर, उसके अंदर चेंजेस मत लाइए। बट अगर चेंज लाने के लिए 3 बातें याद है आपको? 3 बातें कौन सी हुआ करती थी? स्टैट्यूट यानी कि लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर चेंज करने से मोर एप्रोप्रिएट मीनिंगफुल डिस्क्लोजर आ सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो चेंज करना आपको अलाउ कर दिया गया था। तो स्टैट्यूट, लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आ जाए तो इन दैट केस आपको चेंज करना अलाउड किया जाए। हेलो हेलो, आई होप आवाज आ रही है आप सबको मेरी।
तो जी मैं आपसे कह रहा था, क्या ये बातें हम सब ने पढ़ नहीं रखी? क्या ये वही बातें हैं जो कभी हमारी 11th क्लास की बुक्स में हुआ करती थी, फाउंडेशन की बुक्स में हुआ करती थी? जी हाँ, बिल्कुल वही बातें हैं। तो इसमें एज सच कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक आपके इजीली यहां से कवर हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे आपके साथ, और आगे के साथ अगला पॉइंट आता है जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है और इसके 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे, अगर आपको याद आए तो। जी सबसे पहला पॉइंट जी अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है किसी के लिए तो उनका क्या फायदा होगा? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी है, कंपेरेबिलिटी है, कंपेयर कर सकते हैं किसी और के साथ, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और साथ साथ उनका रेलेवेंट होना जरूरी है। तो यहां पर इन चारों के बारे में जरूर पढ़ना चाहेंगे ताकि आपको सिंपल बेसिस पर इनकी बातें समझ में आ जाएं। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ मैनर एज टू बी रेडिली अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर्स विद रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग। देखो, जिसको अकाउंटिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसके लिए आप किसी भी सिचुएशन में रखेंगे अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पाएगा। तो यहां पे वो बोल रहा है कि जिसके पास रीजनेबल नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड आ जाए, उसको समझ में आ जाए, ये जरूरी है। It is not right to think that more information one discloses, the better it is. A mass of irrelevant information creates confusion and can be even more harmful than non-disclosure. तो understandable के लिए जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही दिखाया जाएगा, जरूरी ऐसी बात नहीं है। वो ज्यादा दिक्कत भी दे सकता है, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि किसी को समझ में आए। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर? रेलेवेंस। इट इज नॉट राइट टू थिंक दैट मोर इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बेटर. A mass of irrelevant information create confusion and can be more harmful than non-disclosure. The financial statement should contain relevant information only. Information which is likely to influence the economic decision by the users is said to be relevant. Such information may help the user to evaluate past, present, and future event, or may help in confirming or correcting past evaluations. तो ये सब चीजें आपको बेसिकली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बोल रही हैं। और थर्ड पॉइंट के अंदर आपसे बोल रहा है कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए। आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूजर्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलायबल भी हो, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस हो, उसमें कुछ गलतियां ना हो, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हो। तो यहां पर टू बी यूजफुल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, दैट इज टू से दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बायस, एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आर नॉट लाइकली टू बी रिलायबल अनलेस ट्रांजेक्शन इवेंट रिपोर्टेड आर फेथफुली रिप्रेजेंटेड। फेथफुली होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन इवेंट आर रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्सटेंस एंड इकोनॉमिक रियलिटी एंड नॉट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीगल फॉर्म। याद है आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म का पॉइंट हमने पढ़ रखा था, ये AS1 के अंदर आया था। तो सिंपल सी बात है कि आप जो इकोनॉमिक रियलिटी है उसके बेसिस पर अकाउंटिंग करनी होगी, ना कि जो लीगल रूल है उसके बेसिस पर। द रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम बायस. Prudence is exercised in reporting uncertain outcome of transaction or events. Prudence का ध्यान रखा जाएगा. And the information in financial statement must be complete. अगर ये सब चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल है। और साथ साथ आपके पास आ गया एक और टॉपिक, किस चीज का? कंपेरेबिलिटी का। Comparison of financial statement is one of the most frequently used and most effective tools of financial analysis. The financial statement should permit both interfirm and intrafirm comparison. याद है आपको इंटरफर्म इंट्राफर्म कंपैरिजन? आपकी 11th क्लास 12th क्लास की एनालिसिस की बुक में भी हुआ करता था कि जी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को फॉलो करते थे, कॉमन साइज स्टेटमेंट को फॉलो करते थे। तो वहां पे कंपैरेटिव के अंदर आप क्या करते थे? अगर आप अपने आप से ही पिछले साल से कंपैरिजन कर रहे हैं, और दूसरा था कि आप किसको किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं आपसे कहता हूं आप अपने CA फाउंडेशन के मार्क 12th के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं। वहीं आप अपने फाउंडेशन के मार्क्स अपने दोस्त के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप इसे इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए हम अगर अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, मैं अपना इस साल का डाटा अपने पिछले साल के डाटा के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहा हूं। और अगर मैं अपना इस साल का डाटा किसी और के इसी साल के डाटा के साथ कंपेयर करूंगा तो वो आपके लिए इंटर फर्म कंपैरिजन बोला जाएगा। तो यहां पर one essential requirement of comparability is disclosure of financial effect of change in accounting policies. तो जो भी चेंज आएगा उसको भी आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो एक अच्छा पॉइंट है ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रू एंड फेयर व्यू को लेकर कुछ खास चीजें नहीं है, वो हम सब जानते हैं कि हमें अपने अकाउंट हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू के बेसिस पे बनाने चाहिए। उसके अलावा एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऊपर था कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर क्या है? एलिमेंट्स।
यानी कि उन कंपोनेंट्स को बनाने में कौन कौन से एलिमेंट लगते हैं आपके, और वो 5 चीजें ही हैं। मैंने आपको अकाउंट जब पढ़ाना शुरू किया सबसे पहले वो 5 बातें ही बताई, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। यहीं पे भी वही लिखे हैं, देख लीजिए। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, और इक्विटी का मतलब वही कैपिटल की बात कर रहा है। तो यानी कि ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन पांचों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। फिर भी किसी को लगता है कि उन्हें नहीं पता है कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो यहां से आराम से दिल खोल कर पढ़े, बट इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सब इसके बारे में लिख पाएंगे, एक बार रीड कर लीजिएगा। एसेट्स क्या है आपके लिए, लायबिलिटीज क्या है आपके लिए, क्या नाम है, इनकम क्या है, कैपिटल क्या है, इक्विटी क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको मिल जाएगी सिंपल वे में, और कोई खास इसमें से निकलता नहीं है। हाँ, इसमें से एक चीज जरूर निकलती है। इसमें ना आपको बचपन का याद होगा, एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन था 11th क्लास में, एक चैप्टर था मतलब अकाउंटिंग इक्वेशंस का, और अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ऐसे काम करती थी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स, और इसके अंदर जो भी चेंजेस आते थे उसके हम डुअल एस्पेक्ट दिखाया करते थे, एक में प्लस एक में माइनस, इस तरह से करके। और मैं आपको याद दिलाता हूं, ये देखिएगा। सपोज द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी, कितना कितना दिया बेटा, 5 लाख का दिया हुआ है एसेट, 2 लाख की लायबिलिटी, 3 लाख का कैपिटल। अब कुछ चेंज हुआ, उसने और 20,000 रुपए लगाए। याद करो कहां का दिखाते थे, 20,000 रुपए हम कैपिटल में प्लस करते थे, और 20,000 रुपए हम अपने पास बैंक में या एसेट्स में प्लस कर दिया करते थे। तो यहां पर भी इसी तरह से है, यहां पर एसेट्स में 5 लाख से 5 20 हो गया, और किधर कैपिटल जो है 3 लाख से 3 20 हो गया। इसका मतलब एक एक पॉइंट का चेंज आ गया। बेटा अर्न इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम अर्न की है 8,000 रुपए की, इससे फिर से एसेट बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया भी है, आपको पता है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा करने वाला क्वेश्चन। उसके अलावा एक लायबिलिटी सेटल की 31,000 की, वो फाइनली सेटल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 30,000। 31,000 की लायबिलिटी आपने 30,000 देके सेटल करा ली, तो पैसा आपके पास से कितना गया, 30,000। तो 5.28 में से 30 माइनस किया, कितना बच गया, 4.98। उसके अलावा 30 की लायबिलिटी कम हो गई है, तो यहां पर 31 की लायबिलिटी कम हो गई है, तो 2 लाख में से 31,000 गई तो 1.69, और इसमें आपको फायदा हुआ है 10,000 का, तो वो 3.29 यहां पर बन गया, क्योंकि 22.2 कितने का फायदा हुआ, सॉरी 30 और ये 31, एक का फायदा हुआ है, तो 3.28 से 3.29 बन गया है। तो यहां पर इस तरह की अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले आया हुआ है, तो ये सिंपल वे में इसमें कुछ खास करने वाला है नहीं। दूसरा एक्सपेंसेस क्या है वो आप जानते हैं ऑलरेडी, इसके बारे में क्या ही डिस्कशन करें। आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, एग्जाम्पल 5 मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये उसी क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू कर रहा है, तो एक बार प्लीज ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल 5 को। हाँ जी बेटा, समझ में आया। वेजेस पेड की बात कर रहा है, कैश माइनस कैपिटल माइनस, रेंट आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है, कैपिटल माइनस लायबिलिटी प्लस, ड्राइंग्स की बात कर रहा है, कैश माइनस कैपिटल माइनस, ये सब चीजें वही अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन वाली आपके सामने यहां पर अवेलेबल है। तो इससे को लेकर एज सच कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ऑल्दो ये भी ओल्ड कोर्स में सीए इंटर के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, कि आप अपनी बुक्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजर कौन कौन सी वैल्यू पे कर सकते हैं। सबसे पहला मेजर होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस वैल्यू पे आप लेकर आए हो उस वैल्यू पे दिखाना, वो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। जिस वैल्यू पे आप लेकर आए थे, आपने उसके लिए एक्विजिशन कॉस्ट पे की थी, वो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। दूसरा है जी करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट वो कॉस्ट है अगर आज आप उस एसेट को सेम वैल्यू पे रिप्लेस करेंगे, सेम मतलब रिप्लेस करेंगे, सेम कंडीशन में रिप्लेस करेंगे, तो आज जो आप पे करेंगे वो उसका करंट कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैं कहता हूं जी मैं 2,000 रुपए का लेके आया, डिजिटल पेन है, महंगा आता है, वैसे 7 या 8,000 रुपए की कॉस्ट है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं 2,000 का लेकर आया। तो जी ये पेन में लेकर आया 2,000 रुपए, ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है।
उसके बाद मैंने इस पेन को यूज कर लिया, 6 महीने चला लिया, 6 महीने चलाने के बाद ये पेन मुझे कितने का मिल जाएगा, वो मेरी करंट कॉस्ट है। तीसरा, अगर मैं इस पेन को उस 6 महीने के बाद बेचने निकलूं तो वो मेरी रिलाइजेबल वैल्यू निकल के आएगी। और फोर्थ है कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को लेकर हमने बहुत जगह बात की हुई है। हम अपने पास फ्यूचर में इससे मिलने वाले फायदे का प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उसका सम करने के बाद जो वैल्यू निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू। याद है आपको, हमारे फ्यूचर कैश इनफ्लो की आज की वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर फ्यूचर में इस पेन से हर साल 500 रुपए कमाने का मौका मिलेगा 5 साल तक, तो 500 500 500 500 500 यानी कि 2500 कमाऊंगा। लेकिन 2500 का आज का वैल्यू क्या होगा, उन सबको डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू का टोटल बनेगा वो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। तो एक ये अच्छा पॉइंट है, ये भी आपकी 11th क्लास में हुआ करता था। आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट उसी के बारे में बात करेगा। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स यहां पर गिवन है, अब एग्जाम्पल को जरूर पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल रीडिंग पर्पज से काम कर जाएंगे आपके लिए। उसके अलावा करंट कॉस्ट गिव्स एन अल्टरनेटिव मेजरमेंट बेसिस। Assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. उसके अलावा आपके पास थर्ड इसके अंदर होता है जी रिलाइजेबल सेटलमेंट वैल्यू फॉर एसेट। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट करेंटली रिलाइजेबल ऑन सेल ऑफ द एसेट इन एन ऑर्डरली डिस्पोजल। और उसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू के अंदर एसेट्स आर कैरिड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो that the item is expected to generate in the normal course of business। यानी कि फ्यूचर में आने वाला पैसा जो भी आपको मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा और उसका सम करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा था 500 रहेगा इंटू 1/1 प्लस आर की पावर n, और जीटी कर देंगे तो इसकी एक वैल्यू निकल आएगी। उस वैल्यू को यूज करके आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी अपने इस पेन के रिगार्डिंग। तो ये 4 वैल्यूज आपके पास होती हैं जो आपको यूज करनी होती हैं। तो बताइए क्या ये वाले टॉपिक आपको समझ में आते हैं? इन सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल है ना, सिर्फ यही वाले एग्जाम्पल पे काम कीजिएगा, हमारे लिए काफी है ये वाला पार्ट। इसके अलावा आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल भी बेफिक्र होकर टेंशन फ्री होकर आराम से इन टॉपिक को कवर करिएगा। तो मैं आपको दिखा दूं एक बारी कि एग्जाम में अब ये थ्योरेटिकल टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है। ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, गेन, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉसेस, और इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज न्यूट्रलिटी। मतलब न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होगा, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। तो ये इसके रिगार्डिंग बताना था। उसके अलावा ये आपका वही गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था कि गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके बेसिस से बना कर दो। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो पूछ लिया। अभी एक टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो कैपिटल मेंटेनेंस का है, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी कैपिटल मेंटेनेंस का क्वेश्चन था, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा आपके पास ये देखिए, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसी मॉड्यूल वाले पार्ट के अंदर से ही कवर हो रहा है सब कुछ। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट कवर करना है और कुछ नहीं सोचना है। इसके अंदर से आराम से आपका वो 5 मार्क्स वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मुश्किल से वीडियो हमारी 40-45 मिनट की बनने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपका वो बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा। 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, बस रीडिंग कर लेना उसको। एंड नेक्स्ट, मेजरमेंट कॉस्ट कौन कौन से हो सकते हैं जो हमने बात करी भी मेजरमेंट वाली, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये चारों के चारों आपके लिए फिर से वही क्वेश्चन आ गए। और ये फिर से जो अब आईसीआई ने रखे हुए हैं ना क्वेश्चन, ये वहां के वही मैंने यहाँ पे रख दिए आपके लिए, ताकि आपको इनको पढ़ने समझने में दिक्कत ना आए। तो बस जो इस बुक का, इस कंटेंट का पार्ट है उसे कंप्लीट करिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत करिए। अगर आपको अब बिल्कुल शॉर्ट चाहिए कि मेरे एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाला है, तो जी ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा, इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आईसीआई मॉड्यूल के पीछे, अब नए मॉड्यूल के पीछे हैं। तो ये वो सारे के सारे यहां डलवा रखे हैं। ये सारे एक्चुअली में वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पहले आए थे। तो आईसीआई ने कुछ नया नहीं डाला है। और ये आपके लिए यहाँ से स्टडी मटेरियल से एमसीक्यू आ जाएंगे। आईसीआई के एमसीक्यू तो आपने मस्ट करने ही करने हैं, पक्का करने ही करने हैं, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सर अब बचा क्या? बचा बड़ा सिंपल सा पॉइंट ये कि एक टॉपिक है जिसके हम बोलते हैं जी कैपिटल मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? कैपिटल मेंटेनेंस। क्या आप जानते हैं कैपिटल को हम एसेट माइनस लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, बेसिकली नेट एसेट्स बोल सकते हैं। तो उसी कैपिटल मेंटेनेंस को लेकर हमारे पास कुछ 3 कैपिटल मेंटेनेंस का पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। उन तीनों को लेकर क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आया है। उन तीनों से किसी एक का आ गया था, आपको उनमें तीनों के बारे में डिस्कशन करना है। तो आप मेरे साथ ध्यान से
कुछ बातों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, इजी पार्ट है। सो पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है? कैपिटल रेफर्स टू दी नेट एसेट ऑफ बिजनेस। सिंस अ बिजनेस यूजेस इट्स एसेट्स फॉर इट्स ऑपरेशंस, अ फॉल इन नेट एसेट्स विल यूजुअली मीन फॉल इन इट्स एक्टिविटी लेवल। भाई धीरे धीरे आप ऐसे एसेट को यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एसेट की वैल्यू कम होगी, तो उसकी एक्टिविटी लेवल भी कम होगी धीरे धीरे यूसेज की वजह से। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस टू मेंटेन इट्स नेट एसेट in such a way as to ensure continued operation at least at the same level year after year। अगर आपने अपने उस नेट एसेट्स को मेंटेन नहीं किया तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कमाने का जो एक पावर है, एक वैल्यू है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हर आफ्टर ईयर आफ्टर आपको अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को मेंटेन करना है। इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड इन ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल के लिए, भाई अगर आपने पास स्टार्टिंग में 1 लाख रुपया था, उसके बाद साल के एंड में 1.5 लाख रुपया है, तो इसका मतलब आपने इस साल में 50,000 कमाए हैं। अब अगर आपने 50,000 कमाए हैं तो आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो? पूरा 50 निकाल सकते हो, 30 निकाल सकते हो, 20 निकाल सकते हो। इतना निकालना है कि कैपिटल मेंटेन रहे। और महंगाई भी तो बढ़ रही है। हाँ, महंगाई को ध्यान में देखते हुए आपने पैसा विड्रॉ करना है, तो आपका कैपिटल मेंटेन रहना चाहिए। और कितना पैसा विड्रॉ करना है, क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है, तो आपको पैसे विड्रॉ भी करने होंगे, उसका भी ध्यान रखना है। तो यहां पर इन्हीं चीजों को लेकर 3 बातें बताऊंगा। फॉर दिस रीजन द कंपनीज एक्ट डज नॉट परमिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब सोचिए, मैं डेप्रिसिएशन लगाए बिना अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो उससे होगा क्या? डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं, प्रॉफिट ज्यादा आ गए, जितना प्रॉफिट ज्यादा आ गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे भाई, एसेट को रिप्लेस करने के लिए पैसे कहां होंगे? क्योंकि आप जानते हैं ना, डेप्रिसिएशन क्या करता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, किसी को देना तो पड़ता नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो प्रॉफिट से कोई पार्ट एप्रोप्रिएट तो किया ही नहीं, जो कि आपके लिए पैसा जोड़ेगा फ्यूचर में। तो इसीलिए हमेशा आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली दिस मे नॉट बी इनफ इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अगर इन्फ्लेशन आ गया तो यह सिर्फ काफी नहीं होगा। एंड नाउ द पॉइंट इज एक्सप्लेन बिलो। ध्यान से देखना बेटा, एक ऑब्जर्वेशन है आपके लिए। P इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। CA का मतलब यहां पर क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी है। OA माइनस OL मतलब ऑपरेटिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटी है। माइनस C यहां पर क्या है आपके लिए? C है जी आपका एडिशनल कैपिटल, और D आपके लिए है जी ड्रॉइंग्स या फिर डिविडेंड्स आप कह सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे बोलूं, P इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इक्वल्स टू, ये क्या है बेटा? क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये क्लोजिंग कैपिटल है? एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है, माइनस ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल है, और प्लस ड्रॉइंग्स है। अच्छा सर, ये देखा हुआ सा लग रहा है कुछ। हाँ, ये बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है आपका। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बचपन का एक फॉर्मूला याद आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स और प्लस प्रॉफिट्स। ये वही फॉर्मूला है आपका जो आपने कभी बचपन में पढ़ा था, और उसी बचपन के बेसिस पर आपके सामने भी एक पॉइंट निकल के दिखा रहा हूं। यहीं पर आ जाओ, नीचे पढ़ो क्या लिखा है, रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट का मतलब क्या? P माइनस D, मतलब आपके प्रॉफिट में से अगर ड्रॉइंग माइनस कर दी जाए, प्रॉफिट में से ड्रॉइंग माइनस कर दी जाए और फिर इसे इसके इक्वल रखा जाए, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो रिटेन प्रॉफिट एक्चुअली में क्या बना? क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी और प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस। मैं इसको वैल्यू वाइज देता हूं, आपको समझना एक बारी। आपका क्लोजिंग कैपिटल 100 है, माइनस ओपनिंग कैपिटल 70 है, समझ रहे हो? प्लस आपने अपने बिजनेस में 20 रुपए और लगाए। समझ रहे हो बात को? समझना ध्यान से। तो आपके पास यहां पर ये दोनों का प्लस रिटेन प्रॉफिट के बराबर निकल आएगा। यानी कि मैं आपको वैल्यू देता हूं पूरी तरह से। यहां देखिए क्या फॉर्मूला था आपका? आपका फॉर्मूला था जी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग्स। अब रिटेन प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग कर दीजिए इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ब्रैकेट ओपन करा, प्लस एडिशनल कैपिटल।
ठीक है। अब वैल्यू को समझना, वैल्यू का मतलब समझने का मतलब क्या है कि जितना आपने कमाया उसमें से जो ड्रॉइंग कर दिया, अगर आपने 10 रुपए कमाए और 8 रुपए विड्रॉ कर लिए तो 2 रुपए ही तो रिटेन प्रॉफिट हुआ आपका। तो आपका कैपिटल मेंटेन करने में आपका रिटेन प्रॉफिट आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जितना कमा रहे हो अगर सारा ही विड्रॉ कर लोगे तो फिर एडिशनल क्या हुआ, फिर तो आपका कैपिटल बढ़ा ही नहीं, मेंटेन भी नहीं हो पाया इवन। इसीलिए वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर आपके पास यहां पर क्या है, 3 चीजें हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपका फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन रहेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसके अंदर कोई इन्फ्लेशन वाली बात नहीं की जाएगी। अंडर दिस कन्वेंशन opening and closing assets are stated at respective historical cost to ascertain opening and closing equity. If retained profit is greater than 0, the capital is said to be maintained at historical cost. This means the business will have enough funds to replace its asset at historical cost. This is quite right as long as price do not rise. जब तक महंगाई नहीं है तब तक तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। जितना आपका कैपिटल है उतना ही कैपिटल आपने मेंटेन किया तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जांपल देख करिएगा, एक ट्रेडर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 रुपए के साथ, यानी कि उसका ओपनिंग कैपिटल, और वो ओपनिंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, हमारे पास 6,000 यूनिट थी 2 रुपए के रेट से, 12,000 रुपए बन गया। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड दीज यूनिट्स, किस रेट से बेच दी इसने, 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच दी। तो इसका मतलब 6,000 यूनिट 3 रुपए के रेट से बेचना, मतलब इसने कितने का बेचा, 18,000 रुपए का। 12 की चीज 18 में बेच दी, यानी कि 6,000 का प्रॉफिट। अब इसे अगली बार दोबारा से वो चीजें खरीदनी पड़ेंगी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, तो फिर से कितना पैसा चाहिए, 12,000 ही चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 6,000 जो इसने कमाया है वो ही ये अगर विड्रॉ कर लेता है तो इसका रिटेन प्रॉफिट हो जाएगा 0। सो ओपनिंग इक्विटी 12,000, 6,000 इंटू 2, क्लोजिंग इक्विटी 12, अगर 18 में से 6 निकाल के ले गया तो 12 ही बचा, तो रिटेन प्रॉफिट आपके लिए क्या हो गया, निल। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब आपको अपना कैपिटल मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम 6,000 रुपए विड्रॉ करने पड़ेंगे। हां, अगर आप उससे कम विड्रॉ करते हैं तो आपका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जितना आपने कमाया उतना ही विड्रॉ किया तो रिटेन प्रॉफिट आपका 0 कंसीडर किया जाएगा। सो द ट्रेडर कैन स्टार्ट ईयर 2012 by purchasing 6,000 unit at rupees 2 per unit once again for selling them at 3 per unit. The whole process can repeat endlessly if there is no change in purchase price of the product. हाँ, अगर प्राइस महंगा हो गया तो फिर ये जो 6,000 आप निकाल रहे हो ना, ये नहीं निकाल पाओगे। यही बोलता है सेकंड टॉपिक। यह हेडिंग हाईलाइट नहीं हो रखी है लेकिन ये टॉपिक है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग प्राइस। ऊपर चेक क्या था बेटा, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, यहां पर एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये करंट परचेजिंग पावर के हिसाब से बोल रहा है। एंड अंडर दिस कन्वेंशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इक्विटी एट हिस्टोरिकल कॉस्ट आर रीस्टेटेड एट क्लोजिंग प्राइसेस यूजिंग एवरेज प्राइस इंडिसेस। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज ओपनिंग इक्विटी एट हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। ओपनिंग का प्राइस इंडेक्स था 100, जैसे आप टैक्स में करते हैं जी, इंडेक्सेशन कॉस्ट ले लेते हैं, यहां पर ओपनिंग का 100 था, लेकिन वही ओपनिंग इक्विटी क्लोजिंग में क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स 120 होने का मतलब 20% बढ़ जाने की वजह से कितने की हो चुकी होगी, 3,60,000 रुपए की। तो इसका मतलब महंगाई की वजह से 100 रुपए की चीज 120 की हो गई है, तो आपके 3 लाख की रिक्वायरमेंट 3,60,000 की हो चुकी है। So a positive retained profit by this method means the business has enough fund to replace its asset at average closing price. This may not serve for the purpose because price of all assets do not change at an average rate in a real situation. For example, price of machine can increase by 30% while the average increase is 20%. अलग अलग हो सकता है, तो सबके लिए लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वाले केस में मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो एग्जाम्पल 9 आपके सामने था, फिर से बिगिनिंग में 100 रुपए की चीज 120 की हो चुकी है एंड तक आते आते, तो ओपनिंग जो आपका 12,000 रुपए था वो 6,002 रुपए के रेट से था। आ रही बात समझ में? अब वही वाला 6,000 जो 12,000 था वो 20% बढ़कर कितना हो जाएगा जी, 14,400। कैसे भाई, 2 रुपए की चीज 100 रुपए के इंडेक्स पे थी, तो 120 के हिसाब से कितने की बन जाएगी, 2.4।
तो जो 6000 का आइटम इंटू 2.4 किया जाएगा तो 14400 बन जाएगा, यानी कि 12000 वाली वर्थ अब कितनी हो चुकी है? 14400। नाउ क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइस, वो हमारे पास कितनी थी जी? 18 माइनस 6 हमने विड्रॉ कर लिया तो कितना बचा? 12। अब आपको चाहिए कितना? 14400 है कितना? 12000। तो इसका मतलब आपका रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव चला गया है, यानी कि आपने जो 6000 कमाया है उसमें से 2400 रुपए तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब आप पूरे 6000 विड्रॉ नहीं कर पाओगे। 6000 माइनस 2400, आप मैक्सिमम विड्रॉ कर पाओगे 3600 रुपए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल मेंटेन रहे, क्योंकि जो सामान 12000 का आ रहा था अब वो 14400 का आएगा, तो आपको 2400 की और जरूरत पड़ेगी। आपने 6000 कमाए हैं, अगर आप 6 के 6 निकाल के ले गए तो इसका मतलब आप अगली बार बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगली बार बिजनेस कर पाए तो अपने पास कम से कम 14400 रुपए रखिए, और आप जो पैसा 6000 निकालने वाले थे वो 6 ना निकालकर 2400 कम 3600 रुपए निकाल लीजिए। तो आपका जो ही शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड हिज ड्रॉइंग्स कितनी कर देनी चाहिए? 3600 रुपए की। तो फाइनेंशियल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट में दोनों वैल्यू सेम रहती हैं। जितना आपने कमाया वो सारा निकल सकता है, सारा का सारा ड्रॉइंग्स की फॉर्म में। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर में जो ओपनिंग इक्विटी थी वो क्लोजिंग में अगली बार ज्यादा बन चुकी होगी, तो इसका मतलब जितना आपने कमाया आप उतना नहीं निकाल पाएंगे। तो ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग प्राइस के बेसिस पर था। आई बात समझ में ये वाली? क्या इस बात से कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। और द लास्ट पॉइंट है तो जी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट कॉस्ट। वो फाइनेंशियल थे, ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, ये एक्चुअल बताएगा आपको। एंड अंडर दिस कन्वेंशन द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग and closing assets are restated at closing prices using specific price indices applicable to each asset. The liabilities are also restated to a value of economic resources to be sacrificed to settle the obligation at current date. तो इसका मतलब अब ओपनिंग वाला भी और क्लोजिंग वाला भी दोनों की बात की जाएगी। तो सबसे पहले दोनों कॉस्ट पे थे, कॉस्ट, फिर आया हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह पर करंट परचेजिंग पावर फाइनेंशियल के अंदर, तो ओपनिंग वाले को क्लोजिंग तक लाया गया प्राइस बढ़ाने के बाद। और इसमें कह रहा है जी दोनों की बात करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। इन द प्रीवियस एग्जांपल 9, सपोज दैट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2.5 पर यूनिट, यानी कि 25% बढ़ गया क्लोजिंग वाले का प्राइस। नाउ इन अदर वर्ड्स द स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स टू द प्रोडक्ट इज 125, तो 100 रुपए की चीज 125 की हो चुकी है। करंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो जो 12000 की कॉस्ट थी वो अब बढ़कर कितनी हो जाएगी? 15000। 12 वाले की वैल्यू कितनी हो गई? 15000। एंड करंट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग कैश हमारे पास कितना चाहिए? कम से कम हमें 12, क्योंकि 18 का हम बेचेंगे, 6000 मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते थे। तो अब ओपनिंग की कॉस्ट है जी 15 और क्लोजिंग की करंट कॉस्ट कितनी है? 12, यानी कि आपका जो रिटेन प्रॉफिट के नाम पर प्रॉफिट था वो फिर से नेगेटिव आ गया, कितने का? 3000 का। अब मेरी बात को समझिए, ओपनिंग की वैल्यू कितनी हो चुकी है जी? ओपनिंग इक्विटी एट क्लोजिंग करंट कॉस्ट 15000, तो जो 12 था वो 15 पे पहुंच चुका है। क्लोजिंग वाला आपका 12 पे है, तो इसका मतलब जो पहले 2400 का नुकसान निकला था वो इस बारी 3000 का नुकसान निकला है। तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम जो विड्रॉ कर सकता हूं 6 में से कितना विड्रॉ कर पाऊंगा? 3 माइनस कर दिया जाए तो मैं मैक्सिमम 3000 ही विड्रॉ कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। और मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगली बार 6000 यूनिट खरीदने के लिए मुझे 2 रुपए नहीं 2.5 रुपए के रेट से पैसा चाहिए होगा, यानी कि 15000 रुपए। तो मेरा ओपनिंग कॉस्ट क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से 15000 बन जाएगा और मुझे 15000 की जरूरत पड़ेगी, और मेरा मैक्सिमम विड्रॉल जो है वो 3000 हो पाएगा, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। तो ये 3 चीजें हैं, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर, और उसके अलावा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट कॉस्ट। बताइए क्या ये वाले पॉइंट क्लियर हैं? इन तीनों चीजों को लेकर इन्होंने वैल्यू यहां पे डाल दी है। पहले वाले में निल रिटेन प्रॉफिट, दूसरे वाले में 2400 का नेगेटिव रिटेन प्रॉफिट, और तीसरे वाले में 3000 का नेगेटिव रिटेन प्रॉफिट, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए। और इसको लेकर 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ये दोनों क्वेश्चंस को आपने करके जाना है। यही क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी दिए हुए हैं। यहां पर भी देख लीजिए कौन सा मांगा हुआ है,
फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 करना है और यहां पर देखिए फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये वाला क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ये 2 क्वेश्चन हाथ से जरूर करने हैं। और इन्हीं के रिगार्डिंग नीचे मैंने आपको बोला जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, कैपिटल मेंटेनेंस वाला ये रहा क्वेश्चन, ये आईसीएम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये 2-3 क्वेश्चन है मैक्सिमम, इन तीनों को भी कवर करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, तो ये 5 मार्क्स के लिए छोटे से टॉपिक थे, जितना इसके अंदर का लिखा हो गया है इन्हीं को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है, कैपिटल मेंटेनेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रहेगा और इसके अलावा अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अब थोड़े ही दिनों में मैं एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम के रिगार्डिंग कि जी आपको अपने एग्जाम के लिए लास्ट रिविजन कैसे करनी है। वैसे तो हमने सब कुछ अपनी तरफ से दे दिया है, मैं एक इंपॉर्टेंट एएस की लिस्ट अभी मैंने रोक के रखी है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्योंकि वो फाइनल रिविजन के साथ आएगी, 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी तो आपके साथ वो भी आपको मिल जाएगा। और जो बच्चा इस क्लासेस को बाद में देख रहा है, रिविजन के टाइम पे देख रहा है, किसे भी देख रहा है, तो बेटा आपको अपनी फाइनल रिविजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एएस लिस्ट से ही करनी है, वहीं से करिएगा, वो काफी रहेगा। प्रायोरिटी मैं बोलूं तो मेरी भी और आपकी भी आईसीआई मॉड्यूल होनी चाहिए। हमारी बुक में वो पार्ट कवर है तो फिर आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है और वो हमसे नहीं पढ़ा है और वो ये चाहता है कि वो जल्दी से सब कुछ सही सही कर ले, तो अपना आईसीआई मॉड्यूल पे दम लगा दो, जितना लगा सकते हो। उसके पास क्वेश्चन पे दम लगा दो, उसके पी जितने भी हो सकते हैं आपके पास ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके अलावा आपके मॉक टेस्ट, रिविजन टेस्ट पेपर्स, आईसीआई पे फोकस करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप मेरे एक तरफ से आपको ये यहाँ तक आज काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो आप इसको इतना कंप्लीट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आपके साथ जल्दी ही मिलेंगे रिविजन को लेकर और अपने पास कि रिविजन शेड्यूल कैसे बनाया जाएगा, आपका लास्ट रिविजन आपको कैसे करनी है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।